Hello my dear friends, welcome back to the class. This is Ambika Singh, your accounts educator. Welcomes you all at Magnet Brains platform, which is India's #1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी जानते हैं और इस बारे में तो कि जो मैग्नेट ब्रेन्स है वो हमारा फेमस इसीलिए है क्योंकि हम आप लोगों को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं विद हाई क्वालिटी कंटेंट। जी हाँ, यहाँ पर हम आपको ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के कोर्स बल्कि अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इवन यदि आपको इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज चाहिए तो वो फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 हम आप लोगों को अपने चैनल से प्रोवाइड करते हैं। और यदि इंग्लिश मीडियम के, हाँ इंग्लिश मीडियम की बात हो गई, और यदि हिंदी मीडियम की बात करूं तो फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 आप लोगों को हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, लेकिन वो मिलेंगे आपको हमारे हिंदी मीडियम के चैनल पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। तो वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, देन आप आराम से हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी अवेल कर सकते हो या उन स्टूडेंट्स को बता सकते हो जो हिंदी मीडियम से हैं, राइट? ओके। और यदि इसी के साथ आप लोगों को बताऊं मैं ई बुक्स और ई नोट्स के बारे में, तो भाई अगर आप चाहें तो ई बुक्स ई नोट्स से पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो, घर बैठे बैठे लर्निंग कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अवेल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उसको आप क्लिक करिए, देन आप आराम से ई बुक्स ई नोट्स को अवेल कर कर अपनी लर्निंग को और भी बढ़िया तरीके से इंप्रूव कर सकते हो और भी बढ़िया तरीके से आप इनहांस कर सकते हो। ऑलराइट। और यदि इसी के साथ चैनल की बात करी जाए तो स्टूडेंट्स ये तो आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र इंडिया का ऐसा चैनल है जो आप लोगों को हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है, जहां पर हम आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट। यहाँ पर आपको भाई साहब हर सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के अंदर के हर एक छोटे बड़े टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, टॉपिक वाइज काफी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एमसीक्यू, एजर्शन रीजन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुल मिलाकर के सारी चीजें मिलेंगी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। कहां पर? हमारे चैनल पर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जिनमें स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई साहब जल्दी से फटाफट से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और आज के इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक एंड शेयर करना है, सो दैट फिर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाएं और अपने क्लास को स्टार्ट करें, ठीक है? लेकिन पहले लाइक एंड शेयर कर दो भाई साहब, जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट्स को लाइक एंड शेयर करना है, सो दैट फिर अपन आगे बढ़े। कर दिया सभी ने, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया, तो आइए स्टूडेंट जल्दी से आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अपना क्लास 12 अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 11 पर है, कंटिन्यूएशन में। यदि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो पार्ट बी का ये सेकंड चैप्टर है, उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही हैं। तो यदि हम बात करें पिछले सेशन में क्या पढ़ा था, तो भाई साहब पिछले सेशन में हमने बहुत सारी चीजें देखी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में ही। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स देखे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। उससे पहले हम लोगों ने टूल्स एंड टेक्निक्स भी देखी थी, देन हम लोगों ने टाइप्स भी देखे थे फाइनेंशियल एनालिसिस के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, राइट? आज हम लोग एक और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक और नई चीज देखने वाले हैं, उसका नाम है यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। भाई क्या क्या इसके यूजेस हैं, क्यों आप कर रहे हो, किन किन तरीकों से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके इसका क्या क्या यूज है, ठीक है? किन तरीकों से आप कर सकते हो इसका यूज, ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करके आप इनको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, राइट? तो आइए फिर आज इस टॉपिक को डिस्कस करना है बढ़िया तरीके से। तो आइए लेट्स मूव, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आई होप आप सभी ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आइए फिर जल्दी से देख लेते हैं यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो भाई साहब यहाँ लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस वी कैन टेक अ वैरायटी ऑफ डिसीजन इन वेरियस एरियाज। तो भाई साहब यदि हम बात करें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इसकी मदद से आप बहुत सारे वेरियस डिसीजंस ले सकते हो, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट एरियाज में आप डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस केवल आप एक ही नजरिए से कर रहे हो या केवल एक ही काम के लिए कर रहे हो। बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं जिनके लिए आप कर सकते हो, इनसे आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिसीजंस ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटीज एनालिसिस, सिक्योरिटीज मतलब वही कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, इन सबसे रिलेटेड आप एनालिसिस करके डिसीजन ले सकते हो कि वेदर आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। किसी भी जिस भी कंपनी का आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हो, उस कंपनी का आप ये चेक कर सकते हो कि आपको उसके शेयर्स परचेज करने चाहिए कि नहीं, उसके डिबेंचर्स परचेज करने चाहिए कि नहीं। तो ये चीजें आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है?
इसके अलावा क्रेडिट एनालिसिस कर सकते हो कि भाई साहब बिजनेस जो उधार लेता है, बोरोइंग करता है, क्या वो उसको टाइमली सेटल कर देता है, टाइमली रीपेमेंट कर देता है, तो क्या हम इसको उधार दें कि नहीं दें। यदि कर देता होगा टाइमली तो आप उसको उधार दे दोगे बिजनेस को, अदरवाइज आप मना कर दोगे, राइट। इसके अलावा डेथ एनालिसिस की भाई साहब बिजनेस की डेथ कितने हैं, बिजनेस ने उधारी पे कितना पैसा लिया, जैसे कि डिबेंचर्स हो गए, बोरोइंग हो गई, लोन हो गया, तो ये सब बिजनेस ने कितना क्या किया, ये आप देख करके डिसीजंस ले सकते हो यदि आप भी सोच रहे हो बिजनेस को उधार देने का, तो है ना। देन डिविडेंड डिसीजन आप ले सकते हो कि भाई साहब बिजनेस में डिविडेंड कितना क्या रहता है ना। इवन आप ये भी डिसाइड कर सकते हो अपने, जैसे खुद ही बिजनेस यदि अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करे तो उससे वो ये डिसीजन ले सकता है कि हमको अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड कितना देना चाहिए अपने शेयर होल्डर्स को, तो ये डिसीजन ले सकता है। देन जनरल बिजनेस एनालिसिस भी कर सकता है, मतलब जनरली यदि आपको बिजनेस का एनालाइज करना है, चीजें देखनी है, देन आप ये चीजें भी कर सकते हो। तो पहले हम इनको एक एक करके डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या डिसीजंस होते हैं। आइए तो शुरू करते हैं, एक एक चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे, जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं इन सबको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। आइए तो स्टार्ट करेंगे। दीज आर डिस्कस्ड बिलो। तो देखो सबसे पहला मैंने आपको बताया था क्या, सिक्योरिटीज एनालिसिस। सिक्योरिटीज मतलब वही जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के शेयर्स, स्टॉक्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सबको जो इशू करते, जैसे कंपनी ये सब इशू करती है, जो लोग इनके लिए अप्लाई करते हैं, इनको परचेज करते हैं और फिर कंपनी में पैसा लगाते हैं, राइट। तो इन्हीं की एनालिसिस करके आप डिसीजंस ले सकते हो। सो इट इज अ प्रोसेस बाय विच द इन्वेस्टर्स come to know whether the firm is fulfilling his expectations with regard to payment of dividend, capital appreciation and security of money। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जिसमें आप या जो इन्वेस्टर है वो बढ़िया से डिसीजन ले सकता है कि भाई साहब जो बिजनेस है वो अपने इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, जितना डिविडेंड देना चाहिए उतना डिविडेंड दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। पेमेंट वही मैंने बताया, डिविडेंड की पेमेंट टाइम टू टाइम करता है कि नहीं, कैपिटल एप्रिसिएशन है कि नहीं, कि उसकी कैपिटल, कंपनी की जो कैपिटल है वो बढ़ रही है, क्या ऐसा तो नहीं दिन ब दिन कंपनी की कैपिटल और घटती जा रही है, कंपनी का पैसा कम नहीं बल्कि कंपनी का पैसा बढ़ना चाहिए, तो वो हो रहा है कि नहीं, कैपिटल बढ़ रही है कि नहीं, एप्रिसिएशन हो रहा है या नहीं, और जो पैसा इन्वेस्टर ने लगाया है वो सेफ है या नहीं है। सेफ होगा तभी वो वापस भी मिलेगा, और यदि सेव नहीं होगा तो फिर वापस कैसे मिलेगा, राइट। तो यदि कंपनी का पैसा सेव होता है तभी पैसा वापस भी मिलता है, राइट। तो ये कुछ डिसीजंस हैं जो एक इन्वेस्टर लेगा अपने एक कह सकते हो इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी के लिए, देखने के लिए कि भाई टाइम से डिविडेंड मिलेगा कि नहीं, रीपेमेंट हो पाएगी कि नहीं, जो कैपिटल है वो सेफ है कि नहीं। तो ये सारी चीजों का डिसीजंस वो लेगा विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देन सच एनालिसिस इज डन बाय अ सिक्योरिटी एनालिस्ट who is interested in cash generating ability, dividend payout policy and the behavior of share प्राइजेस। तो इस तरीके के एनालिसिस कौन करता है, सिक्योरिटी एनालिसिस। बेसिकली केवल कंपनी के शेयर्स, कंपनी की सिक्योरिटीज, जो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं वही लोग करते हैं, बस इस तरीके का एनालिसिस। कौन सा, सिक्योरिटी एनालिसिस। कौन लोग करते हैं, जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, केवल वही लोग इस तरीके की एनालिसिस करते हैं। तो ये एनालिसिस ज्यादातर कौन कर रहा है, सिक्योरिटी एनालिस्ट, जो इसी फील्ड में है, जो इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, जो कहीं ना कहीं इधर कंपनी में, आपने देखा होगा आसपास भी बहुत लोग हैं आजकल जो शेयर्स में पैसा लगा देते हैं, कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं। तो यही लोग जो इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने में, इन्वेस्ट के माध्यम से जो लोग पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है, वही लोग इस तरीके की एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जो काय में इंटरेस्टेड है, कैश जनरेटिंग एबिलिटी, जो कैश जनरेट करना चाहते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नाउ डिविडेंड पे आउट पॉलिसी, और जो देखना चाहते हैं कि किस कंपनी का डिविडेंड पे आउट पॉलिसी कितनी है, कौन हर साल कितना डिविडेंड देता है, किस तरीके से देता है, कैसे वो डिसाइड करता है, तो ये सारी चीजें। एंड बिहेवियर ऑफ शेयर प्राइजेस, और जो शेयर के प्राइजेस हैं मार्केट में, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स के अलग अलग प्राइजेस होते हैं मार्केट में, तो उनमें जो इंटरेस्टेड है उनको हम बोलते हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट। और यही लोग जो है वो सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्ट करना जानते हैं, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स को खरीदकर पैसा कमाना जानते हैं। ऑलराइट, समझ में आ गया। तो ये लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस यदि कर रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज एनालिसिस। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, समझ में आया सभी को? पक्का, आगे बढ़े आप। चलिए तो भाई साहब नेक्स्ट है क्रेडिट एनालिसिस। तो दूसरा जो यूज है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, इसमें आप क्रेडिट एनालिसिस कर सकते हो, मतलब कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक कर सकते हो कि कंपनी अपना उधार
समय तक, जितना समय है, जितना मैच्योरिटी, जितनी ड्यू डेट है, उतने टाइम तक रीपे कर पाता है या नहीं, सेटल कर पाता है कि नहीं अपनी क्रेडिट को, अपने उधारी को सेटल कर पाता है कि नहीं, उसको बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस। ठीक है, सच एनालिसिस इज यूजफुल व्हेन अ फर्म ऑफर्स क्रेडिट टू अ न्यू कस्टमर और अ डीलर। तो बेसिकली एक मिनट रुको, द मैनेजर ऑफ द फर्म वुड like to know whether to allow or extend credit to them or not. Such analysis is also useful for bank before granting loan. अच्छा ठीक है, तो बेसिकली क्रेडिट एनालिसिस दोनों के तरफ से हो रही है, जो लोग बिजनेस को क्रेडिट दे रहे हैं उनके साइड से भी, और जो लोग क्रेडिट ले रहे हैं बिजनेस से भी, कुछ लोग उधार पे लेते हैं, उनके साइड से भी हो रहा है, राइट। जैसे यहाँ पहले लाइन में लिखा है, ऐसा एनालिसिस मतलब क्रेडिट एनालिसिस इज यूजफुल व्हेन अ फर्म ऑफर क्रेडिट टू अ न्यू कस्टमर और अ डीलर। कई बार कंपनी उधार देती भी है ना, कंपनी या फर्म उधार देती है अपने कस्टमर को, नए कस्टमर्स हैं, पुराने जो है उनको तो दे देगी उधार पे क्योंकि भाई वो रोज के ही आपके पुराने ही है, लेकिन नए कस्टमर भी हैं और जो आपके नए डीलर हैं, नए क्लाइंट्स हैं, इनको आपको मतलब कंपनी को, बेसिकली कंपनी इनको उधार देगी कि नहीं देगी, क्रेडिट देगी कि नहीं, इनको क्रेडिट अलाउ करेगी कि नहीं, तो ये सारी चीजें एनालाइज आप कर सकते हो कि नए कस्टमर्स को क्रेडिट अवेल कंपनी कर रही है या नहीं कर रही है। और द मैनेजर ऑफ द फर्म वुड लाइक टू नो वेदर टू अलाउ और एक्सटेंड क्रेडिट टू देम और नॉट। तो बेसिकली जो मैनेजर है वो ये डिसाइड करेगा कि भाई साहब हमें ऐसे नए कस्टमर्स को और नए लोगों को क्रेडिट देना है या नहीं देना, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये पूरा एनालाइज वो कर सकती है। और इवन ये जो है, अब ये तो हो गई कब की बात, जब फर्म या कंपनी दे रही है कस्टमर को या अपने अदर पार्टीज को या डीलर्स को उधार क्रेडिट, तब वो करेगी एनालिसिस। और यदि वो किसी से उधार ले रही है, जैसे कंपनी भी लेती है, कंपनी भी अपने बैंक से लेती है, उधार लेती है, लोन वगैरह लेती है, ठीक है, तो जो कंपनी लोन वगैरह लेगी तो उस टाइम पर जिससे ले रही है दैट इज बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ये भी एनालाइज करेंगे कि भाई साहब कंपनी को उधार देना सेफ है कि नहीं है। ठीक है, तो दोनों तरफ से ही यहाँ पे एनालाइज हो रहा है। यदि कंपनी उधार दे रही है तो भाई वो भी पूरा देख परख के एनालाइज करके देगी, और यदि कंपनी किसी से जैसे कि बैंक से उधार ले रही है, लोन ले रही है, तो वो बैंक भी एनालाइज करेगा, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा, राइट। तो इस तरीके के एनालिसिस को हम बोलते हैं क्रेडिट एनालिसिस। ये आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्लियर, राइट, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। आइए फिर अगला देखते हैं डेथ एनालिसिस। व्हाट डू यू मीन बाय डेथ एनालिसिस? डेथ मतलब कंपनी ने जो लंबे टाइम के लिए यदि किसी से पैसा लेकर रखा है, तो सच एनालिसिस इज डन बाय द फर्म टू नो इट्स बोरोइंग कैपेसिटी। इसको देख करके, इसको एनालिसिस करके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके यदि वो अपने डेथ की एनालिसिस करिए कि मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी है, मेरा उधार कितना है बेसिकली, तो इसकी हेल्प से वो क्या कर सकती है, अपनी बोरोइंग कैपेसिटी को चेक कर सकती है कि मैंने यदि डिबेंचर्स कहीं से इशू करे थे, मतलब कहीं पे, मतलब अपने पब्लिक में डिबेंचर्स इशू करे थे, तो मैं टाइम से उसको रीपे कर पाऊंगा या नहीं। मतलब कंपनी के नजरिए से बात कर रही हूं मैं कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को, अपनी बोरिंग्स को रीपे करने में एबल है, कैपेसिटी है उसकी अथवा नहीं है, राइट। तो ये चीजें होंगी और इससे वो अपना डेथ का एनालिसिस कर सकती है। देन डिविडेंड डिसीजन ले सकती है कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके। वो ये देख सकती है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना क्या है, उसके हिसाब से वो ये डिसाइड करेगी कि कितना जो है अपने प्रॉफिट का हिस्सा एज अ डिविडेंड पे करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि देखो, फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प्स द फर्म इन डिसाइडिंग अबाउट द रेट ऑफ डिविडेंड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके ही कंपनी पहले अपना प्रॉफिट देखेगी, फिर प्रॉफिट में से ये डिसाइड करेगी कि अब इसमें से हम डिविडेंड कितना दें अपने शेयर होल्डर्स को। The management would have to decide about how much portion of the earning to distribute and how much to retain. मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि कंपनी को पूरा इतना प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी इसमें से क्या करती है, इतना पोर्शन तो एज अ डिविडेंड पे करेगी और इतना पोर्शन रिजर्व करके रख लेगी। ठीक है, तो ये कंपनी कैसे डिसाइड करेगी? कंपनी डिसाइड करेगी दो तीन तरीके, मतलब बहुत सारे चीजों के बेसिस पे ये डिसाइड करा जाता है। ऐसे ही नहीं कि बस मैंने बोला कि इतना प्रॉफिट है तो इतना दे दो, इतना दे दो, इतना आसान नहीं है। कंपनी पहले देखेगी कि भाई प्रॉफिट कितना है, कंपनी दूसरा देखेगी कि क्या फ्यूचर में कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट्स हैं कि मुझे पैसा खर्च करना पड़ सकता है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा रिजर्व करूं, और मुझे लग रहा है कि यार फ्यूचर में मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं कि मैं अच्छी जगह इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकती हूँ, तो इस केस में भी मैं चाहूंगी कि यार ज्यादा से ज्यादा पैसा मैं रिजर्व करूँ।
और यदि लग रहा है कि यार कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है, फ्यूचर रिस्की है, पैसा लगाने से मतलब नहीं है, डूब सकता है, तो मैं सोचूंगी यार रिजर्व कम करो, बांट दो, डिविडेंड ज्यादा दे दो, ठीक है, क्योंकि इनको डिविडेंड ज्यादा देंगे, ये खुश हो जाएंगे, और ये खुश होंगे तो ये कैपिटल ज्यादा देंगे, और ये कैपिटल ज्यादा देंगे तो फिर बिजनेस के पास पैसा आएगा। तो यदि बिजनेस के पास फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स है तो रिजर्व ज्यादा कर लेगी, और यदि प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं है तो इनको डिविडेंड ज्यादा दे देगी, ताकि ये अच्छे खुश हो जाएंगे और फिर ये कंपनी में और कैपिटल देंगे तो कंपनी को और पैसा मिलेगा। तो ये बहुत और भी फैक्टर्स होते हैं जिन पर ये डिसीजन लिया जाता है। सच डिसीजन इंडिकेट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म एंड हैंस टू सम एक्सटेंट अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ शेयर प्राइजेस। अब देखो होता क्या है, इस तरीके के जो डिसीजंस होते हैं ना कि डिविडेंड कितना देना है, प्रॉफिट के हिसाब से हम डिसाइड कर रहे हैं कि रिजर्व कितना करें, डिविडेंड कितना दें, ये बताता है, ये सब डिसीजंस काय पे लेते हो आप, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है, क्योंकि यदि बिजनेस ज्यादा डिविडेंड दे रहा है मतलब बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो ये बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है। जितना आप डिविडेंड दे रहे हो वो डिसीजंस आपका प्रॉफिटेबिलिटी को शो कर रहा है, और आपके शेयर प्राइजेस की वैल्यू पर बहुत अफेक्ट करता है। कैसे? अब जिसको आप ज्यादा डिविडेंड दोगे तो इससे आपकी जो शेयर की प्राइस है मार्केट में वो बढ़ जाती है, यार लोगों को पता लगेगा यार ये कंपनी तो बहुत डिविडेंड देती है यार, तो ऑटोमेटिकली उसके मार्केट में शेयर के प्राइस बढ़ जाएंगे, और यदि वो अपने शेयर के पर डिविडेंड कम देगी तो उसके शेयर के प्राइस मार्केट में कम हो जाते हैं, ठीक है। तो शेयर के प्राइस मार्केट में कब बढ़ते हैं? जब शेयर्स पे कंपनी डिविडेंड ज्यादा देती है अपने शेयर होल्डर्स को, राइट। तो जैसे ही शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड मिलेगा ऑटोमेटिकली मार्केट में शेयर प्राइस बढ़ जाएंगे उस पर्टिकुलर कंपनी के। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गए आपके यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देन जनरल बिजनेस एनालिसिस। जनरल मतलब ऐसे ही जनरल कोई भी अदर पर्पस के लिए आप कर सकते हो, जैसे कि फाइनेंशियल एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द की पॉइंट ड्राइवर्स एंड बिजनेस रिस्क इन ऑर्डर टू असेस द प्रॉफिट पोटेंशियल ऑफ द फर्म। तो बेसिकली ये जो अपने बिजनेस की नॉर्मल कंडीशंस के लिए आप इस तरीके की एनालिसिस करते हो, ये चेक करने के लिए बिजनेस में फ्यूचर में रिस्क कितनी है, उस रिस्क में प्रॉफिट कमाने के कितने क्या चांसेस है, कितना बिजनेस के पास पोटेंशियल है कि वो कितना प्रॉफिट कमा सकता है फ्यूचर में, कितनी रिस्क है, क्या है, वो सारी चीजें बिजनेस एनालाइज कर सकता है। इट हेल्प्स इन फ्यूचर ग्रोथ सिनेरियोज फॉर दी फर्म। इसमें हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में कैसी क्या ग्रोथ है, कहाँ कितना पैसा लगाया था उससे कितना मिला, रिस्क कितना था, फ्यूचर में कितना लगा सकते हैं, कितना कमाएंगे, तो वो सारा पूरा एक सिनेरियो बिजनेस का जनरल सिनेरियो। इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, नॉर्मली यदि आप चेक कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं जनरल बिजनेस एनालिसिस। इज इट क्लियर? तो ये अलग अलग आपके यूजेस हैं। आप जरूरी नहीं है कि जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया वो किसी एक ऑब्जेक्टिव से करो, अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं बिजनेस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको एनालाइज करने के। अब ये डिपेंड किस पे करते हैं कि वो यूजर कौन है, ठीक है। यदि वो कोई इन्वेस्टर है तो वो सिक्योरिटी एनालिसिस कर रहा होगा, ठीक है, और यदि वो कोई आपका क्रेडिटर है तो वो आपका क्रेडिट एनालिसिस करेगा, और यदि वो कोई आपका बोरोअर है, लेंडर है जिससे आपने पैसा लिया मतलब, तो वो आपका क्या चेक करेगा? डेट एनालिसिस चेक करेगा, राइट। वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डेट एनालिसिस करेगा, और यदि वो आपकी कोई बैंक वगैरह है तो वो भी आपका डेट एनालिसिस करेगी, और यदि वो खुद कंपनी कर रही है तो वो जनरल बिजनेस एनालिसिस करेगी। और इसके पहले हमने क्या देखा था? हाँ, डिविडेंड डिसीजन ये खुद कंपनी करेगी। इवन कंपनी जब अपना प्रॉफिट कमाती है उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है, तो ये डिसीजन लेगी, इस तरीके के एनालिसिस कर सकती है। डेट एनालिसिस मैंने बताया, जो लेंडर्स होते हैं जिनसे कंपनी उधार लेती है लॉन्ग टर्म के लिए, वो इस तरीके का एनालिसिस कर सकते हैं। क्रेडिट एनालिसिस मैंने बताया, जो आपके क्रेडिटर्स हैं, सप्लायर हैं, जिनसे आपने उधार पे सामान लिया है वो ये करेंगे, या जिनको आप उधार देना चाह रहे हो, क्रेडिट देना चाह रहे हो, जैसे कि अपने कस्टमर्स को, तो उनका भी आप एनालिसिस करोगे कि देना सही है कि नहीं। और सिक्योरिटी एनालिसिस मैंने बताया, जो इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा लगाते हैं शेयर्स में, वो इस तरीके का एनालिसिस करेंगे। तो ये अलग अलग आपके यूजेस हैं जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस कर सकते हो बहुत अलग अलग तरीकों से। ये सब डिपेंड किस पे कर रहा है? यूजर पे, कि यूजर किस नेचर का है। जैसा यूजर होगा उस तरीके की वो अपने लिए अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो एनालिसिस करेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो चलिए ये हो गए हमारे सारे के सारे कंप्लीट जनरल बिजनेस एनालिसिस तक। इज इट क्लियर? राइट, सभी को समझ में आया? तो यदि क्लियर हो गया है बढ़िया तरीके से तो लाइक शेयर जरूर कर देना सेशन को। छोटा सा टॉपिक था अपना कॉन्सेप्ट का जो हमें इसमें आज के सेशन में कंप्लीट करना था। अभी स्टिल कुछ बाकी हैं टॉपिक्स जिन्हें हम अपनी अपकमिंग क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, तो आपको इसी तरीके से मेरे साथ बने रहना है, चैनल पर सभी को जुड़े रहना है। चैनल जो आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 चैनल है जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन
फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आपको CBSE बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, MP और राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं। इवन आपको यूट्यूब पर हमारे हर कोर्सेज मिल जाएंगे, मतलब हर सब्जेक्ट के अंदर के डिटेल्ड आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, डिटेल्ड टॉपिक एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे, काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। इसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इवन आप चाहे तो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, तो आप जाकर जरूर चेक करें। यदि चाहे तो ई बुक्स और ई नोट्स को भी आप अवेल करके लर्निंग कर सकते हो, घर बैठे बैठे अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और अच्छे से आप उनको क्लियर कर सकते हो। तो इसके लिए बस क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करना है। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, तो यहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा अच्छे से इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बना सकते हो। तो हमें जरूर फॉलो करें और आज के इस पर्टिकुलर सेशन को सभी को लाइक एंड शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो गाइस इसी के साथ डेली आपको क्लासेस में बने रहना है। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड कीप लर्निंग।